जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करता हूं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट कि जीवन में यदि कुछ करना है तो अकेले ही रहकर करें, क्योंकि अकेले चलते हैं तो उनकी रफ्तार दूसरों से कहीं अधिक होती है। इसीलिए किसी के भरोसे के बगैर अपना स्टार्ट कीजिए साइंस का प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि लवणीकरण या डिसालिनेशन क्या है। तो यह क्या होता है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुद्र के जो जल होता है उससे खनिज पदार्थों को अलग करने की यह प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? विलवणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलवणीकरण या डिसालिनेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं तो मतलब हो गया कि एक तरह से कह सकते हैं कि H2O को हम क्या कर रहे हैं, इसमें H प्लस ये क्या हो रहा है, OH माइनस में अलग हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से विघटन कर रहे हैं और इसमें प्लस और माइनस चिन्ह आ जाएगा तो इसका मतलब है कि विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस में आता है तो ये होता है विद्युत अपघटन। ओजोनीकरण जानते ही हैं कि ऑक्सीजन का जो 3 अणु मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करता है तो ओजोनीकरण कहलाएगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस के बारे में भी जान लीजिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस तथा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में मिलकर के समान होकर के जो प्रक्रिया होती है वो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या है। तो देखिए सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32 होता है द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 दूनी 32 ये भी है, मतलब 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो कह सकते हैं कि 32 दूनी कितना हो गया? 64। अब 64 इसमें देखिए 6.4 भी है और 64 भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 64 यूनिट होगा। और यूनिट नहीं रहता तो यहाँ पर दूसरे सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते थे आप, ग्राम। कितना? 64 ग्राम का दे सकते थे, लेकिन यदि यूनिट दे दिया है तो 64 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s1 और 4p4 है 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो देखिए इसमें पहला वाला में 2 2 4 6 4 10 10 1 11, मतलब कह सकते हैं कि पहला जो है 11 है परमाणु क्रमांक। इसका मतलब हो गया तो ये सोडियम होगा। और उस समय देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 कितना? 16। तो 16 किसका होता है? 16 हो जाता है सल्फर का। किसका हो जाता है? सल्फर का। तो हम कह सकते हैं Na2S, एक तरह से कह सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम है और सल्फर है। सोडियम और सल्फर हो गया तो सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। देखिए N2 मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन में देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है। और हम कह सकते हैं कि इसको 2 और 5 KLMN इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम में कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 और 5 इस तरीके से क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो नाइट्रोजन का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर होगा और दूसरा नाइट्रोजन लेंगे तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 2, और बीच में कितना कितना रखना पड़ेगा? 3 3 का रखना पड़ेगा। और ये दोनों जब अभिक्रिया आपस में करेंगे तो ये इसका 3 ले लेंगे और इसमें से यदि लेंगे तो इसका 3 ले लेंगे। तो कह सकते हैं कि 3 दूनी 6 6 2 8, मतलब 8 इसका भी पुर गया 8 इसका भी पुर गया। तो ये दोनों जैसे आपस में आबंध बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? 3 3 का शेयर करेंगे। तो कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कितने आबंध में भाग लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कि टोटल 6 होंगे। कितना होंगे? 6, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? 3 तो इधर से ले रहे थे और 3 इसका ले रहे थे, तो टोटल 6 को इसमें भाग ले रहा था। लेकिन कितना पेयर का था? तो पेयर होता 3। कितना होता? पेयर 3 होता है। लेकिन इसमें पेयर नहीं कर रहा है, कर रहा कि N2 में आबंध बनाने में भाग लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6, क्योंकि हम बताए नाइट्रोजन के यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन का भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 3 कितना हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आपस में भाग ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 बिलियन का pH 3 है, जब pH 6 हो जाता है तो परिवर्तन होता है। तो देखिए pH 6 जो होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? pH स्केल में जो होता है इसको लिखा जाता है माइनस लॉग करके। माइनस
माइनस लॉग H प्लस के रूप में, मतलब कह सकते हैं कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको लॉग H प्लस के रूप में लिखते हैं, माइनस लॉग लगाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि जब उसका pH मान हमेशा ना माइनस में, लॉग में जब लिखा रहता है तो माइनस चिन्ह दे करके, जैसे 5 रहेगा pH तो -5 रहेगा उसमें पावर, यदि उसमें 7 रहेगा तो -7 या -3 -2 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 6 मतलब कि 1000 गुना क्या हो गया, 1000 गुना 3 से 6 हुआ, तो मतलब कि इसका मतलब हो गया कि 1000 गुना क्या हो गया, घट गया है। क्या हो गया है, घट गया, क्योंकि कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता। तो हम जानते हैं कि pH स्केल में जितना पीछे जाएगा यानी कि 0 की तरफ जाएगा उतना ज्यादा H प्लस आयन देगा, और 7 से आगे यदि बढ़ेगा तो जितना आगे जाएगा उतना OH ऋण आयन देगा, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं इधर जब 7 से आगे जाता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से पीछे रहता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो H प्लस आयन देगा, इसका मतलब अम्लीय हो रहा है। तो 3 से 6 हो रहा है तो इसका मतलब 1000 गुना घट रहा है उसका, क्या घट रहा है, 1000 गुना आयन की सांद्रता उसका घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है। तो देखिए कह रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर, इसका मतलब कि बढ़ते क्रम होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी में क्या है, बढ़ते क्रम है, बेरिलियम और बोरॉन 4 और 5। बाकी देखिए हीलियम हाइड्रोजन ये घट रहा है, मतलब इसका 2 होता है इसका 1 होता है, घट रहा है। इसमें भी देखिए सोडियम नियोन ये 11 होता है, ये 10 ही होता है, तो ये भी घट रहा है। कैल्शियम 20 होता है और क्लोरीन 17 होता है, तो ये भी घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे आवर्त में तत्वों की कक्षा की संख्या। तो जिस आवर्त में, मतलब आवर्त जो है वह कक्षा की संख्या दर्शाता है। तो पहला आवर्त में 1 कक्षा, दूसरा आवर्त में मतलब पहला आवर्त में कह सकते हैं सिर्फ K होगा, दूसरा आवर्त की बात करेंगे तो K भी होगा L भी होगा, तीसरे आवर्त में K L और M होगा, चौथे आवर्त में K L और M N। इस तरीके से कह सकते हैं कि जितना आवर्त बढ़ता है उतना इसमें कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। तो कह सकते हैं तीसरे आवर्त में कितने कक्षा होंगे, तो तीसरे आवर्त में 3 कक्षा होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड की परमाणु संख्या डैश परास में है। तो लेंथेनॉइड देखिए, लेंथेनॉइड जो होता है एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड ये जानते होंगे कि F ब्लॉक का तत्व है, और इसमें बहुत से लड़के गलती करते हैं, क्या करते हैं वो 57 से लेकर के गिन लेते हैं, पर 57 जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वो नहीं आएगा। 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड होता है। क्या होता है, 58 से 71 तक लेंथेनॉइड होता है, और 90 से 103 के बीच में होता है एक्टिनॉइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्योंकि तो क्यों किया जाता है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में, क्योंकि यह जो है दहन को सपोर्ट नहीं करता है। क्या करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत 4 एम्पियर की विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज गतिज अंतर दे दिया है। इससे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि 60 वोल्ट दिया हुआ है तो मतलब समझ लीजिए कि विभवांतर ही है। यदि गतिज अंतर दिया हुआ इतना तब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर का मान निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इसमें आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले नंबर तो आई दिया है, कितना आई दिया है 4 एम्पियर का, और इसके लिए भी दिया हुआ है 60 वोल्ट का। तो हम आर निकाल सकते हैं, आर यानी कि V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर होता है, तो हम निकाल सकते हैं आर बराबर V बटे आई। क्या कर सकते हैं, आर बराबर V बटे आई लिख सकते हैं। तो आर के जगह पर निकालना है V बटे आई। V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है हमको 60 दिया है, कितना 60, और आर का आई का मान कितना है 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आर का मान हमको आ गया 15, अब 15 आ गया तो आप दूसरे के लिए देखिए इसमें दिया हुआ है V का मान, ठीक है। तो V का मान दिया हुआ है तो V का मान लिख देंगे 157.5, और इसमें जो हमको आर का मान निकला आई, चूंकि आई निकालना है विद्युत प्रवाह नहीं आई निकालना है, तो आई बराबर निकालना है तो V बटे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आर कितना आया था, आर आया था 15, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज सेट डैश जो कि उस दिशा में घुलनशील पदार्थ को सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसी के बारे में कह रहे थे कि इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में जाकर के मिल जाएगा और समान हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आसूत जल डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित रहती है।
क्योंकि उसमें क्या होता है, परासरण से मतलब कि क्यों जीवित नहीं रहती है इसके बारे में पूछ रहा है। क्योंकि क्या होगा, मछली के शरीर में जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और मछली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, मछली जैसे जीवित नहीं रह पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस मतलब परासरण की क्रिया होती है, जिसके कारण उसका शरीर का तरल जो पदार्थ है वह पतला हो जाता है और वह मछली मर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा डैश में अधिकतम क्षमता डैश में प्राप्त कर। सौर ऊर्जा मतलब कर रहा है कि अधिकतम क्षमता डैश में प्राप्त करती है, तो यह किस में प्राप्त करेगी, तो यह जो है पैराबोलॉइड डिश संग्राहक, मतलब कि जो वो जो सौर ऊर्जा लगा रहता है उसका प्लेट में कुछ ऐसे टेढ़ा रहता है, ठीक है, इसलिए ताकि इसमें जो रिफ्लेक्ट होकर के इसमें प्रकाश एक ही जगह पर रहे, क्योंकि ये जो समतल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये टकरा करके वापस हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसीलिए जैसे उसका परावर्तक सतह थोड़ा सा कर्व रहता है, तो कह सकते हैं कि पैराबोलॉइड डिश संग्राहक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस चीज में इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, तो कह सकते हैं किसी ताप में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग का विशेषता नहीं है। तो तरंग की विशेषता क्या है कि उसमें तरंगदैर्घ्य भी होता है, आवृत्ति भी होता है, आयाम भी होता है, लेकिन उसमें माध्यम नहीं होता है, ठीक है। तो ये तरंग की विशेषता नहीं है, कोई माध्यम नहीं होता है तरंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। तो उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संपीड़न। उच्च घनत्व का क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं और निम्न घनत्व का जो क्षेत्र होता है उसको विरलन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। तो किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता यदि बढ़ेगा तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका तापमान क्या होता है, तो कह सकते हैं कि चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/, कह सकते हैं कि टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी चालकता के क्या रहे समानता बढ़ते हैं तो तापमान क्या होगा, तापमान घट जाएगा, क्या होगा, तापमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक उदाहरण है किसका। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप देख सकते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का होता है कितना, 14 होता है, तो 14 होता है। तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो करेंगे 2 और दूसरे में कक्षा में 8, 2 8 10 10 14, तो ये 4 हो गया तो 3 है नहीं। अगले में देखिए जर्मेनियम का, तांबा का, एल्युमिनियम का करके यदि देखिएगा तो आपको एल्युमिनियम का हो जाएगा पहले कक्षा में 2, क्योंकि 13 होता है, तो 2 8 10 10 3 13, तो कह सकते हैं 3 वो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता हमेशा क्या होती है, 4 होती है। इसीलिए क्या होता है, यह बहुत बड़ी श्रृंखला भी बनाती है, इसकी संयोजकता 4 होने के कारण, इसीलिए इसको कार्बन को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो और इसकी संयोजकता 4 होती है और यह जो है सो एक तरह से अधातु, इसके मतलब कह सकते हैं कि ये जो यौगिक बनाता है, यौगिक क्या होता है, कुचालक भी होता है और अधातु भी है कार्बन, ठीक है। तो ये सब गुण होता है कार्बन का, इस प्रकार से याद रखिए। तो चलिए 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मैंने करवा दिया और आई होप कि ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।